नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में बेरोजगारी फिर से बढ़ गई है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में राज्य की बेरोजगारी दर में 3% का इजाफा हुआ है। राज्य में बेरोजगारी दर नवंबर में 1.2% थी, जो दिसंबर में 4.2% पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के हाल ही में जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि सर्दियों में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन में आई गिरावट की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। हालांकि राज्य की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3% से काफी कम है। सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा की 0.9% है और सबसे अधिक हरियाणा की है 27.4%। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2022 के दौरान सबसे कम बेरोजगारी दर सितंबर में 0.5% रही, जबकि सबसे अधिक जून में 8.7% आंकी गई। अब हम आपको बता देते हैं पिछले 4 महीने में बेरोजगारी दर क्या रही है। 2022 की सितंबर में 0.15 रही, अक्टूबर में 3.3 रही, नवंबर में 1.2 रही, दिसंबर में जो कि बढ़ गई है 4.2 है। इन सबके बीच उत्तराखंड में जिस तरह से ग्रामीणों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, यह भी चिंताजनक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव छोड़ रहे लोग शहरों की ओर बड़ी आस लगाए रुख कर रहे हैं, केवल इस कारण कि उनको नौकरियां मिल जाएंगी और या फिर उनको नौकरियां मिल सकेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें युवा शामिल है। आपको बता दें 25 से 35 वर्ष के युवा जो है वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो 3% का इजाफा हुआ है। पुष्कर धामी बताएं 6 महीना पुराने कार्यकाल में और अब लगभग 1 साल नए कार्यकाल में आपको मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया। आपने कितनी नौकरियां दी? उससे 3 गुना ज्यादा तो आप नौकरियां खा चुके हैं लोगों की। तो कितनी और मुझे लगता है कि आप कितनी और बददुआएं लेंगे इन युवाओं की, जो युवा आज सड़कों पर उतरा हुआ है। भर्ती वाले युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, चयनित युवा सड़कों पर हैं, विधानसभा से निकाले वाले सड़कों पर हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री संजीदगी से नहीं समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है वो सुरसा का रूप ले चुकी है। इसका दंश लोगों को धीरे धीरे हताशा और निराशा की ओर झोंक रहा है। बेरोजगारी में उत्तराखंड कोई पहली बार नंबर 1 नहीं आया है। इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में भी हमारी 14 पॉइंट कुछ हो गई थी बेरोजगारी दर, और अभी फिर CMIE की रिपोर्ट, जो कि कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, CMIE का आंकड़ा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, उसका आंकड़ा है ये। तो ऐसे में बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्दशा उत्तराखंड की दिन पर दिन भाजपा राज में होती जा रही है। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में जो हमारा पर्यटन सीज़न है वो सर्दियों में ऑफ रहता है और इस दौरान जो है काम में मंदी रहती है। और आपने देखा होगा कि CMI की ही रिपोर्ट थी जिसमें नवंबर मंथ की जो हमारी बेरोजगारी की दर थी वो 1.2% थी। और अभी 1-2 महीना, ये जो जनवरी फरवरी रहता है, मार्च तक जो है सभी आंकड़े दुरुस्त हो जाएंगे। बेरोजगारी की दर में निश्चित रूप से कमी होगी। संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं और शीशपाल बिष्ट जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस नेता है, और थोड़ी देर में रविंद्र कुमार जो कि बीजेपी नेता, वो हमसे जुड़ेंगे। शीशपाल जी, स्वागत है HNN में आपका। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हैं। मनोज, ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है आयोग ने सौंपी है, जो हरिद्वार है, हरिद्वार के जो गांव इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां से काफी संख्या में लोग अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और खासकर हरिद्वार शहर की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे 53% जो है वहां की आबादी शहर की बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने देखे कि जो जनपद हरिद्वार है, यहाँ पे सड़क पुल भी लगाया गया है और साथ ही साथ कई इंडस्ट्री ऐसे जहाँ पे
जनपद के जो लोग हैं वो तो काम करने के लिए आते ही आते हैं, लेकिन अन्य जनपद के अंदर जो जिले हैं वहां के लोग भी हरिद्वार का रुख करते हैं। तमाम जो लोग होते हैं हरिद्वार में नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिटी के अंदर जो रोजगार है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे उसमें लक्सर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर आपका खानपुर हो, खास तौर से बोलो बहादुराबाद के कुछ गांव ऐसे जहां पे कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसका संकट खड़ा हो गया, क्योंकि लोगों के पास भी यहाँ पे रोजगार नहीं है। खास तौर से हमने देखा है कि शिक्षा और चिकित्सा के जो क्षेत्र है वहां पे उनमें ज्यादा कहीं ना कहीं कमी देखी गई है कि लोग अच्छी शिक्षा लेने के लिए कहीं ना कहीं जो सिटी है, जो शहर है हरिद्वार, उसका रुख करते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती तो रोजगार नहीं होंगे। और मनीष, खास तौर से आपने देखे हैं कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय तमाम जो पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो सबसे पहले सबने जो मुद्दा रखा था वो बेरोजगारी को लेकर रखा था और शिक्षा को लेकर रखा। तो साथ साथ जो युवा है उनको नौकरी दिलाने का यहाँ पे जो मुद्दा था वो उठाया था। लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे होते हैं यही दबके रह जाते हैं। खास तौर से अभी आपने देखा है कि जो पलायन आयोग ने जो एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो बेरोजगारी है उसका संकट यहाँ पे खड़ा हो गया है। खास तौर से हमने देखे कि ब्लॉक बहादुराबाद में कम से कम सैकड़ों ऐसे गांव आते हैं जहां कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको रोजगारी का संकट सताने लगा, क्योंकि हमने देखे कि अब लोगों के पास में जो जमीन वाला एक रोजगार होता था, जो खेती वाला रोजगार होता था, अब वो भी कम होने लगे, क्योंकि लोगों के पास में जमीन अब कम बची हुई है। क्योंकि आपने देखे कि बीच में कहीं ना कहीं जो स्थिति थी लॉकडाउन ने काफी प्रभावित शहर को किया। लॉकडाउन में काफी लोगों के रोजगार छूटे हैं। लोग जो अन्य सिटी में जाके, अन्य शहरों में जाके अपना काम करते थे वो वापस लौटे हैं, और वहां से जब वो वापस लौटे उनके कहीं ना कहीं उनके जो रोजगार थे वो प्रभावित हुए, और खेती बाड़ी का जो किसानों का जो काम था कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होने लगे। इसलिए जो ग्रामीण लोग है वो सिटी का रुख करने लगे। जी मनीष। शीशपाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है मनीष जी जी, शीशपाल जी, 3% बढ़ गया है बेरोजगारी दर। CMI की रिपोर्ट है ये। और देखिए, अगर सितंबर की बात करें तो बहुत कम रहा, 0.15 रहा। अक्टूबर की बात कर लें तो 3.3 रहा। नवंबर की बात कर लें 1.2 रहा। तो दिसंबर की बात कर लें तो 4.2 है। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्योंकि अभी तो फिलहाल कंट्रोल में चल रही है कुछ चीज़ें। देखिए मनीष जी, राज्य में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, न कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, न विकास इनके कंट्रोल में है, और बेरोजगारी की स्थिति तो बहुत भयावह है। सरकार भले ही आंकड़े कुछ भी दे, लेकिन मैं उन आंकड़ों से सहमत नहीं, क्योंकि अभी भाजपा की प्रवक्ता ये सरकार नहीं, ये सरकार के आंकड़े नहीं है, CMI की रिपोर्ट है सर। नहीं, सुनिए मनीष जी, मेरी बात को पूरा सुनिए, मैं CMI पे भी आऊंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं इन आंकड़ों पे इसलिए वो बात कह रहा हूं कि यहाँ लगातार बेरोजगार सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं। और अगर आप जून माह के CMI के आंकड़े अगर उठाएंगे तो आपको राज्य में बेरोजगारी की स्थिति बड़ी भयावह ही दिखेगी। जो कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा के रुकने से बेरोजगारी बढ़ी, और चार धाम के दौरान बेरोजगारी नहीं थी, तब तो चरम पर थी राज्य में बेरोजगारी दर। जो CMI के आंकड़े थे, देश की जो बेरोजगारी दर थे उससे भी ऊपर थे। तो मनीष जी, यहाँ पर जो बेरोजगारी का मामला है, ये सरकार ने तो केवल रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार देने का तो काम इस सरकार में हुआ नहीं। इस सरकार ने तो उन लोगों का भी रोजगार छीन लिया जो 8-10 साल से नौकरी कर रहे थे। चाहे वो महिला बाल विकास विभाग में 10-10 साल से लोग नौकरी कर रहे थे, 100 लोग ऐसे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने देखा इसी प्रकार कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में लोग रखे गए थे, बाद में उनको बाहर निकाल दिया, और उन लोगों ने लगातार लंबा संघर्ष किया। जिन लोगों को 25,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, उनको अब 8-9 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। ऐसा मजबूर किया जा रहा है बेरोजगारों को, और बेरोजगार मजबूर है। हाँ, रोजगार मिला है, भाजपा के जो मंत्री है उनके सगे संबंधियों को मिला है, उनके पुत्रों को मिला है, और भाजपा के
सारे आपके नेताओं जो के सगा नेता संबंधियों को हैं, नहीं मिला था क्या रोजगार? बैकडोर भर्ती के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम हुआ आपके है। नेताओं ये के प्रदेश की लोगों को नहीं मिला जनता था, ये मत कहिए सर। में खुलासा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो परिजन हैं नेताओं के, उनको रोजगार मिला है बड़ी मात्रा में, लेकिन जो गरीब नौजवान मतलब हैं, आप बाहर से CMI की आकर रिपोर्ट के नहीं मानते? 8 साल 9 साल 10 साल यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो बेचारे तो संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे रोजगार के लिए। शिषपाल भाई, और CMI CMI की रिपोर्ट की नहीं जहां मानते? तक आप हवाला दे रहे हैं मनीष जी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसमें भी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है। राज्य में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, यही तो रोना है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसीलिए संघर्ष कर रही है कि ये सरकार न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न राज्य लेकिन का अगर हम समुचित हिमाचल और विकास उत्तर कर पा रही देखिए, है, अगर इसके अगल भ्रष्टाचार बगल पे पड़ोसी कंट्रोल नहीं राज्यों कर की पा बात रही करें, है, तो शिषपाल ये भाई, सरकार कर क्या रही है? शिषपाल भाई, अगर हम अगल बगल पड़ोसी राज्यों की बात करें, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की बात करें, तब भी आपका उत्तराखंड बहुत अच्छा है। अभी उत्तराखंड अरे में सुनील रोजगार जी, है। मैं कह रहा हूं कहां पर अच्छा है। आप एक बात बताइए, उन बेरोजगार नौजवानों से पूछे ना। आज ही आप ही का जागरूक चैनल है, डेली खबर दिखाता है, वो सिंचाई विभाग में जो कनिष्ठ अभियंता बेचारे चयनित थे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए लगातार, चाहे वो डीपीएड वाले हों, चाहे वो बीपीडीओ वाले हों, चाहे वो सिंचाई विभाग के बेरोजगार हों, चाहे वो वन दरोगा हों, तमाम जिन लोगों के रिजल्ट भी निकल गए उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, और जिनको बेचारों को बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, वो तो बेचारे खड़े ही है ना, उनका इंतजार तो खत्म हो ही नहीं रहा है। तो ये सरकार दिशाहीन सरकार है। चुनाव से पहले ये चुनाव घोषणा पत्र के रूप में एक दृष्टि पत्र लाए थे, और उस दृष्टि पत्र में इन्होंने तमाम बेरोजगारों से दुनिया भर के वादे किए थे, जिनमें से गेस्ट टीचर भी हैं। आपको पता होगा, वो लगातार आंदोलन के लिए मजबूर हैं। सरकार, वो आंदोलन के लिए सड़क पर आते हैं, सरकार आश्वासन देती है, फिर वो अपना आंदोलन खत्म करते हैं, और फिर 2-4 महीने इंतजार करने के बाद फिर वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं। तो ऐसा छलावा बेरोजगारों के साथ हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव घोषणा पत्र इनका था, उसको दृष्टि पत्र इन्होंने नाम दिया था। उस दृष्टि पत्र से दृष्टि गायब हो गई है, केवल वो पत्र रह गया है। अब उस पत्र के जो आश्वासन है वो तो पूरे नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि सरकार का विजन नहीं है, सरकार का कोई रोड मैप ही नहीं है। तो ये दिशाहीन सरकार है। जो इसके सलाहकार हैं वो भी अनुभवहीन है, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। आज उत्तराखंड में पलायन चरम पर है, पहाड़ में रुकेगा कौन, आप बताइए इस पर। अब मेरे भाई यहाँ पर मनोज कश्यप जी बैठे हुए हैं, ये हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बयां कर रहे थे। हरिद्वार तो मैदानी जनपद है ना उत्तराखंड का। आप बताइए, वहां के बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो आप चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं मनोज जी, कितनी भयावह स्थिति में और पीड़ा में हमारे पहाड़ के शिषपाल नौजवान। भाई, आपके समय में भी बेरोजगारी दर लगभग ऐसे ही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, ये मत भूलिए। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, मैं मनीष बोल रहा हूँ। माननीय हरीश रावत जी की सरकार में प्रदेश के 32,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम हुआ, रिकॉर्ड है। हम उस पर भी आप आएंगे, खंगाल सकते हैं, टेंशन न लीजिए, हमारे ये पास पूरे रिकॉर्ड सरकार है। कितने लोगों को रोजगार दे पाई, आप जरा पूछे ना इनसे। इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया है। जो लोग 10 साल से, मैंने कहा 7 साल से नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी पर थे, उन तक को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, नयों को तो कहां से देंगे। नहीं शिषपाल भाई, ये बात ये सरकार है का मुद्दा होना चाहिए, शिषपाल भाई, बात होनी ये है चाहिए कि जब हरीश रावत की सत्ता थी तब भी इसी तरह था ना, तब भी इतना ही थी बेरोजगारी दर, 4 और 5 के बीच में थी। तब तो आप लोग कह रहे थे ना कि नहीं रोजगार दे रहे हैं, तभी 4 या 5 है। मनीष जी, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, रिकॉर्डों को खंगालिए कि किस सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। और अगर किसी ने दिया है त्रिवेंद्र की सरकार में, तीरथ की सरकार में या धामी की सरकार में, तो लाइए वो आंकड़े सामने रखिए। इन्होंने तो प्रदेश की जनता के 6 बेहतरीन साल बर्बाद करने का काम किया है, और केवल में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री नोरा कुश्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मसूरी में चिंतन बैठक के नाम से धमकाने का काम कर रहे हैं कि जो मछली मुंह खोलती है वो फंसती है। अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है इनका। इनके 2 पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार
में भ्रष्टाचार है, 20% और 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं, का तो हाल आप देखिए- जानते हैं, मैं देखिए यहाँ पर ऐसे- दोहराऊं क्या उसको। शिशपाल भाई, 1,500 करोड़ रुपया है जिसका पता नहीं लग रहा कहाँ लगा दिया गया है। शिशपाल भाई, तो कहाँ है सरकार का कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, कोई शिशपाल भाई, रोड मैप ही नहीं है, शिशपाल कोई भाई, नियोजन की प्लानिंग नहीं सुनिए है, तो, शिशपाल रोजगार भाई। के लिए कोई इनका है ही नहीं योजना की क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बेरोजगारों भाई, को रोजगार मिलेगा। सितंबर में 0.15 बेरोजगारी दर थी, तब भी आप लोग रो रहे थे कि नहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये फिर हम बता रही है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, CMIE की रिपोर्ट है। अरे मनीष जी, आप तो CMIE को पकड़ के यहाँ पर बैठ गए, इसलिए बैठे हैं सर, उसी रिपोर्ट के आधार पर उन बेरोजगार गरिमा नौजवानों के दसोनी आंसू ने भी तो पहुंचे बयान दिया है, जो लगातार आंदोलन के लिए उसी मजबूर है रिपोर्ट के सड़कों आधार पर। पर गरिमा दसोनी ने इनके रिपोर्ट भी सिर में दिया है। दर्द थोड़ा ही ना हो रखा है बेरोजगार नौजवानों के। हाँ। कल मैं गया था गांधी पार्क में, बेटियां रो रही थी, हाँ। बंदरोगा में जो चयनित हुई थी, हाँ, चीख चीख के हाँ, कह रही थी कि हो क्या रहा है, हमारा कौन सा गुनाह हो गया, हमें उत्तराखंड राज्य में पैदा हो गए। हाँ, हरिद्वार के नौजवान रो रहे हैं, हाँ। उधम सिंह नगर के जनपद के नौजवान रो रहे हैं, देहरादून के नौजवान रो रहे हैं, हाँ। पहाड़ का कोई नौजवान खुश नहीं है। आखिर खुश कौन है, आप बताइए, कहाँ रोजगार मिल रहा है? अरे भाई, वो रोजगार के आंकड़े भी तो प्रस्तुत करें कि ये रोजगार कहाँ मिला है, और जो उत्तराखंड में ढूंढे से नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में ऐसे बेरोजगार मिल ही नहीं पा रहे हैं कि जो कहें कि हमें रोजगार मिला हो। सरकार कह रही कि हमने रोजगार दिया है, तो दिया किसे है भाई आपने? हाँ दिया है, मैं बताता हूँ आपको, 600 लोग राजस्थान से उठा करके लाए हैं, रिश्ते चेंज में लगाया है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे अपने रिश्तेदारों को बिहार से उठा करके लाए हैं। पूरे आंकड़े में पहले कई डिबेटों में रख चुका हूं। हाँ, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से लोग ला करके विधानसभा में बैकडोर भर्ती के माध्यम से लगाए गए हैं, जिसपे तमाम उत्तर प्रदेश उबल चुका है, तमाम कई बार डिबेटें हो चुकी हैं। उत्तराखंड के मुझे नहीं लगता कि यहाँ के प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिला है। जो ये रोजगार देने की बात सरकार कह रही है, ये जरूर उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के नौजवान होंगे जिन्हें रोजगार मिला हुआ। मेरे प्रदेश के बेरोजगार तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला मनीष जी। अच्छा, एक चीज हम आपसे बताएं, 2000, अब आप चलिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हम आंकड़ों पे आज हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन चलिए, वर्ष 2014 से 2017 की मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा। कुल 8 परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिनमें 801 पदों पर चयन पूर्ण किया गया था। ध्यान से सुनिएगा शिशपाल भाई, 2017 से 2020 तक कुल 59 परीक्षाएं आयोजित की गई, जिनमें 6000 पदों पर चयन पूर्ण किया गया। अब बताइए आंकड़ा किसका ज्यादा है? गणित हमसे ज्यादा समझते होंगे, आप बताएं। अरे मनीष जी, अगर आपको पूरा ही डाटा, आप ये आधा अधूरा डाटा यहाँ पर ना रखें, मैं आपको पूरा डाटा आप कहेंगे कल आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि किस सरकार में कितना रोजगार मिला। अब आप 2 विभागों का आंकड़ा मैंने अभी आपको एक छोटा सा डाटा चयन हुआ है। यहाँ पर आप कई एजेंसियां हैं, बिल्कुल मिला गए, छोटा सा यहाँ डाटा पर कई मैं ये नहीं एजेंसियां कह हैं रहा, जो मैंने चयन कराती हैं। अब आप किस एजेंसी का आंकड़ा उठाकर लाए ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन लोक सेवा आयोग यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराता है, यूके SSC कराता है, यहाँ पर जो है टेक्निकल प्रायोगिक शिक्षा बोर्ड भर्तियां कराता है। ये मैं आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्तियों की बात बता रहा हूं। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्तियों के बारे में मैं बता रहा हूं। कांग्रेस शासन में 2000, मैं बताता हूं आपको। आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो का गठन कब हुआ? 2015 में इस बोर्ड का गठन हुआ मनीष जी। 2015 में और 2016 में इसने काम करना शुरू किया। और आपको पता होगा कि 2017 में नई सरकार आ गई थी यहाँ उत्तराखंड में। तो अगर ये 6 साल में केवल परीक्षाएं आयोजित कराने की बात करी है इस सरकार ने, आपको याद दिलाऊं, जिस दिन त्रिवेंद्र रावत जी की यहाँ सरकार थी, उन्होंने कहा था हम प्रदेश के 25,000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और कई बार विज्ञप्तियां निकली, परीक्षाएं आयोजित हुई, लेकिन रोजगार दिया नहीं। फिर आपको याद होगा जब तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जिस दिन हटाए जा रहे थे, मध्य रात्रि को मुख्यमंत्री आवास में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे हम 25,000 पदों पर रोजगार देने वाले थे, लेकिन क्या करे, मुझे हटा दिया गया। वही जब फिर उन पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई, फिर पुष्कर सिंह धामी जी आए,
उन्हीं 25,000 पदों पर हम रोजगार देने वाले हैं। आज तक प्रदेश में कोई रोजगार दिए नहीं गए। हाँ, जुमलेबाजी हुई है, घोषणाएं लगातार हुई हैं। ये धरातल पर रोजगार उतरता क्यों नहीं? हर 6 महीने में अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती है कि इतने लोगों को रोजगार देंगे, विज्ञप्तियां भी निकलती हैं, परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिलती बेरोजगारों को। ये हाल है इस उत्तराखंड प्रदेश का। आपको ऐसे बेरोजगार दिखाने मनीष जी, मैं दिखा दूंगा। बिल्कुल। जो लेकिन परीक्षाओं में पास हुए नहीं, हैं, आप लेकिन एक चीज उनको रोजगार नहीं मिला, बताइए शिषपाल भाई, नियुक्तियां नहीं मिली अभी तक। शिषपाल भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। शिषपाल भाई, ये स्थिति है। हाँ, ठीक है, आप भी संघर्ष कर रहे हैं लगातार। हरीश रावत भी लगातार संघर्ष कर रहे थे जब मुख्यमंत्री थे। शिषपाल भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है शिषपाल सिंह से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास, मनोज कश्यप के पास। मनोज, पलायन की बात किया जाए तो आप देखिए कि पलायन का मुद्दा, हम लोग क्यों कहते हैं पलायन? पलायन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं भाई नौकरी मांगने के लिए कि नौकरी मिल जाए। ठीक है, लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में पलायन का, जिसको लेकर हरीश रावत भी आए थे सत्ता में। लगता है संपर्क टूट गया है मनोज से भी हमारा। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो 3% इजाफा हुआ है और दिसंबर में 4.2% पहुंच गई है बेरोजगारी दर, आपको बता रहे हैं। तो ये CMIE की रिपोर्ट है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 3% बढ़ गई है CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक। और आपको बता दें, सितंबर में जो बेरोजगारी दर थी उत्तराखंड के अंदर 0.15 थी, अक्टूबर में 3.3 थी, नवंबर में 1.2 थी, अब दिसंबर में 4.2 हो गई है। इसका जो मेन कारण है ये भी बताया जा रहा है कि पलायन जो सबसे बड़ा मेन कारण है। हम शिषपाल भाई आपके पास आए, सबसे पहले अपने संवाददाता के पास चले जाते हैं। मनोज, पलायन देखिए, सभी सरकारें थी, हरीश रावत भी आए थे, इसी बेसिस पे आए थे कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पलायन, पलायन को रोकना है। ये हम लोग देखते थे उस वक्त जब हरीश रावत जी से बात भी होती थी तो कहते थे नहीं सबसे बड़ा मुद्दा है। और वास्तव में उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा, ये हम भी जानते हैं, शिषपाल भाई भी बैठे हैं वो भी जानते हैं, पलायन। उसको रोकने के लिए किसी ने कोई योजना नहीं बनाई। यही कारण है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। लगता है मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। शिषपाल भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? शिषपाल भाई, पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लगता है शिषपाल सिंह बिष्ट से भी हमारा संपर्क टूट गया है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा एक बड़ा बात कही गई है, 3% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। बेरोजगारी दर बढ़ गई है और परीक्षा है सरकार की। ये सरकार को इस परीक्षा में खरा उतरना है। लगातार सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि आप देखिए कि किस तरह से बेरोजगारी जो दर है वो सितंबर में 0.15 रही थी, अक्टूबर में थोड़ी बढ़ गई थी, फिर नवंबर में कम हुई, फिर दिसंबर में बढ़ गई। तो सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है बेरोजगारों को लेकर। और अगर हम अपने पड़ोसी अगर राज्यों की बात करें, अगर उनसे हम तुलना करें तो उत्तराखंड बहुत सही चल रहा है इस वक्त। उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब चूंकि बेरोजगारी दर बढ़ी है, कुछ बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार चिंतन जरूर करेगी, मंथन करेगी और जो युवा है जो उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होकर आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में पलायन की।
उत्तराखंड से पलायन कब रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो 21-22 सालों से लोग पूछ भी रहे हैं। जिन कारणों से उत्तराखंड को आजाद किया गया था, उन कारणों में सबसे ये था कि आदमी जो है, ये था कि जो भी सरकारें हैं वो सरकार जो है, जो पलायन है पहाड़ों से, उसको रोकेगी। लेकिन सभी सरकारें नाकाम रही पलायन रोकने के मामले में अगर बात की जाए। और सबसे ज्यादा पलायन किस सरकार में, गवर्नमेंट में हुआ? कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था और लोग शहरों की ओर भाग रहे थे, युवा शहरों की ओर भाग रहे थे। भाई गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। मनोज, अगर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी में, अगर हम उत्तराखंड में बेरोजगारी की बात करते हैं तो प्लस हमें बात करनी पड़ती है पलायन की भी मनोज। और सबसे बड़ी चीज यह है, जितनी भी सरकारें रही यहां पर, उन सबने यह दावा किया उस वक्त कि यहां से पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हम दूर करेंगे, और सब नाकाम साबित हुए हैं। हरीश रावत भी इसी बुनियाद पर आए थे यहां पर। हम लोगों ने डिबेट किया था उस वक्त, हरीश रावत से इंटरव्यू करते थे उस वक्त, तो हरीश रावत कहते थे नहीं हम करेंगे, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। वो भी नाकाम आप साबित हुए और शायद यही कारण है कि सत्ता से चले गए। तो कहीं ना कहीं जो ये पलायन की समस्या को अगर नहीं रोका गया मनोज, तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है उत्तराखंड के लिए। कि कौन सत्ता से कैसे गया और कैसे नहीं गया, ये जनता को तय करने दो। बिल्कुल, देखिए मनीष जो है, ये जो प्लान का जो मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, इसके दो भाग किए गए थे, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को अलग इसमें रखा गया था 9 नवंबर 2002 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में जनपद हरिद्वार में एक बड़ा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ इससे अलग जो अन्य जनपद है, जो सिटी है, वहां के लोग भी काम करने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे आज भी प्लान की समस्या लगातार बनी हुई है। हालांकि विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे, उस समय तमाम जो राजनीतिक पार्टी थी वो प्लान रोकने की बात कर रही थी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे उत्तराखंड पहुंची थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, और साथ ही साथ युवाओं को यहाँ पे बेरोजगार भत्ता देने की गारंटी भी दी थी। लेकिन जब सरकार बढ़ जाती है उसके बाद में तमाम जो पार्टियां होती है वो जो रोजगार है वो युवाओं को नहीं मिल पाता। आज भी युवा जो है अपने नौकरी के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पे दिखाई देते, चाहे हम राजधानी देहरादून की बात करें या फिर हम हरिद्वार की बात करें। तमाम जो युवा है, और जो खासतौर से हमने देखे कि जो छात्र छात्राएं होती थी, कि आपने देखी कि कोविड काल में भी यहाँ पे तमाम जो युवा थे उनको रखा गया था। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड काल भी समाप्त हुआ था, उसके बाद तमाम जो संविदा पे जो लोगों को रखा गया था उनको विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसको लेकर तमाम यहाँ पे प्रदर्शन हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये समस्या है लगातार यहाँ पे बढ़ी रहती है। जी मनीष। शिषपाल भाई आप कुछ कह रहे थे, अब बोले। देखिए मनीष जी, अगर यही तुलना करनी है कि कांग्रेस की सरकार नहीं, में तुलना नहीं करनी है। हम भाई बेरोजगार था। सुनिए शिषपाल भाई अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक चीज कही, सुनिए एक मिनट शिषपाल भाई, आपने एक चीज कही कि वो जनता तय करने दीजिए किस मुद्दे किस लिए सरकार सत्ता से गए, जनता तय करेगी। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि आप लोग वास्तव में सत्ता से कैसे चले गए। आप लोग काम कर रहे थे, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे थे। अब बात सुन लीजिए शिषपाल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। वो शब्द ना बोले होते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता, मैं यहाँ पर नहीं आता। सुनिए सरकार की भाषा बोलते हैं। नहीं शिषपाल भाई, ये गलत बात है। जब आप इस तरह की बात करते हैं वरिष्ठ नेता होके, तो ये सही बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, भड़क क्यों जा रहे हैं आप? ये बताइए शिषपाल भाई, शिषपाल भाई मुझे ये बताइए आप, शिषपाल भाई नहीं, शिषपाल भाई आप मुझे ये बताइए
कि चलिए आप हर डिबेट में ऐसा करते हैं मनीष जी। सुनिए तो शिषपाल आपको भाई, अगर भाजपा से बहुत प्यार है शिषपाल तो भाई, ये सरकारी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं शिषपाल भाई, ये हमसे ज्यादा मुद्दा आपने नहीं उठाया होगा, हमसे ज्यादा आपने नहीं दिखाया होगा। आप लोग आजकल जा रहे हैं, हम रोज उठा रहे हैं मुद्दे को, हम रोज उठा रहे हैं सड़कों पर, मेरे रिपोर्टर रोज सड़कों पर रह रहे हैं सर। ये मत बताइए हमें मत बताइए शिषपाल भाई, हमें मत बताइए। हम रोज सड़कों पर रहते हैं, हमारे पत्रकार रोज सड़कों पर रहते हैं, रोज खबर दिखा रहे हैं, हम लोग रोज सरकार से सवाल कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है तो सर भड़क क्यों रहे हैं आप? लगातार सरकार की भाषा बोल रहे हैं मनीष जी। नहीं, आप पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं आपने बोला, नहीं आपने बोला जनता तय करेगी। मैंने कहा ठीक है शिषपाल भाई, सुनिए शिषपाल भाई, जनता तय करेगी। बेरोजगारों के मुद्दे उठाते हैं, हम कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। सुनिए शिषपाल भाई, मैंने क्या कहा? सुनिए शिषपाल भाई, मैंने आपने सुना होगा मैंने अपने रिपोर्टर से क्या कहा। अगर आप नहीं सुन रहे तो आपकी गलती। मैंने कहा कि ये बताइए सभी सरकारों की कमियां हैं, यहां पर जो पलायन हो रहा है सभी सरकारों में, सभी सरकार आती है, वो आपकी भी आती है, बीजेपी भी आती है, क्या बात करते हैं आप? सुनते नहीं है, फिर मनीष जी अरे एक मिनट धैर्य रखेंगे आप? अगर ठीक है कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी दर अगर ज्यादा थी, पहाड़ से पलायन अगर ज्यादा था, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट क्यों दिया? इन चीजों को ठीक करने के लिए दिया था ना। वही मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा था शिषपाल भाई, वही तो मैं कह रहा था। इस बात से मतलब आपने कहा अलग एंगल से, मैंने कहा अलग एंगल से पार्टी के लिए, वही मैं भी तो कह रहा था ना। काम नहीं किया तो वो भी काम मैं भी तो वही कह रहा था भाई, आप उसी लिए तो मैं भी तो एग्जैक्ट वही कह रहा था ना शिषपाल भाई। आप प्रदेश का विकास करें, डबल इंजन की बात कांग्रेस ने की है, भाजपा ने की। मतलब डबल इंजन किसने, जो डबल इंजन उड़ा ही नहीं, वो आसमान में ही उड़ता रह गया, जमीन पे नहीं उतरेगा वो डबल इंजन। ऐसे डबल इंजन का प्रदेश क्या करेगा? बेरोजगार लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी आपने योजना दी, हमारे एक नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ गई। एक नौजवान केदार भंडारी अभी तक लापता है, पुलिस बता नहीं पा रही उसके परिजनों की उनका बेटा कहाँ है। ये प्रदेश के बेरोजगारों की स्थिति होगी डबल इंजन की सरकार में। केवल आंकड़ेबाजी और केवल विज्ञापनबाजी, ये प्रदेश की जनता भली भांति समझती है मनीष जी। ठीक है ये पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। शिषपाल हाँ, भाई, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश की दुर्दशा कर दी। दूसरे नंबर में था ये मेरा प्रदेश लिटरेसी के मामले में देश में, आज 33वें नंबर पर है। ये 6 सालों में ये स्थिति हो गई इस प्रदेश की। और एक उद्योग इन्वेस्टर मीट किया था त्रिवेंद्र की सरकार में, देश के प्रधानमंत्री आए थे इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करने के रायपुर के स्टेडियम में, और 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का सबज बाग दिखाए गए थे मेरे प्रदेश को। 100 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के उस पर लगे थे। अरे 1,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कहीं ढूंढे से मिल रहा है, कहां वो उद्योग लगाए इन्होंने? भैया वही दिखा दो। अरे प्रदेश को ऐसे जुमले दिए इन्होंने, ऐसे झूठे झूठे सपने दिखाए हैं जो जमीन पे उतरते ही नहीं, तो उस पर विपक्ष आवाज भी ना उठाए। हम प्रदेश की जनता की और बेरोजगारों की तरफ से प्रदेश से के मुख्यमंत्री से, सरकार से सवाल ना करें, अपना आक्रोश व्यक्त ना करें। हमारे आक्रोश में प्रदेश के बेरोजगारों का आक्रोश भी है, प्रदेश से पलायन का दर्द भी है, प्रदेश में जो विकास नहीं हो रहा उसका भी दर्द है। क्योंकि हम जागरूक विपक्ष के नाते हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे इस प्रदेश के हित में, बेरोजगारों के हित में। शिषपाल भाई, आप एक जागरूक, और इसका हक दिया हमें प्रदेश की जनता ने। ठीक है शिषपाल भाई, आप एक जागरूक विपक्ष के नाते काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अब विपक्ष है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन शिषपाल भाई, जो सवाल ये उठ रहा है ना, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पलायन का मुद्दा है, ये जो पलायन, देखिए इसमें पलायन इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आपको भी मालूम है पलायन क्यों हो रहा है। गांव गांव खाली हो गए हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, गांव गांव खाली हो गए। और कई तो गांव ऐसे हो गए जिन्हें भूतिया खंडहर कहा जाने लगा, गांव गांव खाली हो गए। अब ऐसे में शिषपाल भाई, आप एक अच्छे विपक्ष के नाते, आप लोग हो सकता है कोई सुझाव भी दिया जा सकता है कि भाई देखो पलायन को कैसा रोका जाए। हम नहीं रोक पाए, हम नहीं रोक पाए, मेरी कमी थी, लेकिन हम आपको हम चाह रहे हैं कि आप रोकिए और इस तरह से हो सकता है कि पलायन रुक जाए। क्योंकि अगर ग्रामीण इलाका अगर उत्तराखंड का खाली हो गया, जिसके लिए जाना जाता है उत्तराखंड समतल एरिया के लिए नहीं जाना जाता। उत्तराखंड मेरे ख्याल से जाना जाता है पहाड़ों के लिए, और पहाड़ों पे जब लोग नहीं बसेंगे तो फिर उत्तराखंड को कौन पूछेगा? शिषपाल भाई, देखिए मनीष जी, कांग्रेस पार्टी लगातार
ये सरकार को समझाने का प्रयास कर रही है कि आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में पहाड़ के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, उनमें से पहाड़ की जो नगदी फसलें थी, चाहे वो कोदा हो, झंगोरा हो, राजमा हो, चाहे वो कुलथ हो, चाहे वहां की चोलाई हो, इनको अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। इसकी मार्केटिंग के जो सरकारी स्तर पर प्रयास हुए और जो पहचान मिली उसको, वो आज तक रिकॉर्ड है। और जो उत्तराखंड की भाषा और संस्कृति के लिए उस समय अभूतपूर्व आधारशिला रखी गई थी, उस पर यह सरकार आगे नहीं बढ़ी। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में पहाड़ की चोलाई के प्रसाद की व्यवस्था वहां की महिला समूह को कांग्रेस सरकार ने सौंपी थी, जो इन्होंने बंद कर दी। तो अब कांग्रेस पार्टी उस पर क्या करे? एक और उदाहरण दूं आपको, देहरादून में ये मैदान की क्षेत्र की जनता और दिल्ली तक सब जातों में इंदिरा अम्मा भोजनालय खोले गए थे गरीब जनता के लिए, जो यहाँ के स्थानीय महिला समूह संचालित कर रहे थे, और तमाम तारीफ भी हो रही थी, जनता को लाभ भी मिल रहा था, गरीब 2 टाइम भरपेट रोटी खा रहा था। इन लोगों ने वो योजना बंद कर दी। आदरणीय हरीश रावत जी ने कहा, भैया बंद क्यों कर रहे हो? अगर आपको इंदिरा अम्मा भोजनालय नाम से परेशानी हो, ये अच्छी योजना, आप इसको अटल भोजनालय के नाम से चलाओ, आप इसको दीनदयाल भोजनालय के नाम से चलाओ, या आपको जो भी अपना प्यारा नाम हो उस नाम से चलाइए, पर योजना को बंद मत कीजिए। अगर जनहित के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, पहाड़ के विकास के लिए और पलायन को रोकने के लिए, गांव के विकास करने के लिए योजनाएं हैं, तो उनको राजनीतिक द्वेष भावना से बंद नहीं करना चाहिए। आप उस पर आगे बढ़ें। अगर 3 साल हरीश रावत की सरकार पहाड़ से पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्लान बनाती है, और उसके बाद अगर बहुमत नहीं मिलता, से बाहर हो जाती है, तो अगली सरकार का काम है ना उस योजना को आगे बढ़ाने का। लेकिन 6 साल में अगर सरकारें द्वेष भावना से काम करेंगी और जनहित की जो योजना है उस पर काम नहीं करेंगी, उनको बंद कर देंगी, तो रिजल्ट कहां से आएगा? मनीष जी आप बताइए। यही स्थितियां रहेंगी फिर। तो सरकारों को राजनीतिक द्वेष भावना से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के हित के लिए, पहाड़ के विकास के लिए सोचना होगा ना। जो हॉर्टिकल्चर के आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके लिए 6 सालों में जो रोड मैप हरीश रावत जी की सरकार में बना गया था, दिखाया गया था, उसमें क्यों नहीं बढ़े भाई तुम आगे? भाई उत्तराखंड के दूर दराज का अगर विकास होता, उत्तराखंड के ब्लॉक को केंद्र बना करके अगर विकास की आधारशिला रखी जाती, तो क्या बुरा था? एक राजीव गांधी अभिनव विद्यालय, सुनिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हरीश रावत जी ने सपना देखा था। सुनिए शिषपाल भाई, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से थोड़ा ऊंचे दर्जे की चीज थी। शिषपाल भाई, देश भावना से वो खंडर बन रही है योजनाएं, शिषपाल भाई, सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ रही। बताइए, ये पहाड़ के बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बनी। भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? शिषपाल भाई देखिए, हाँ शिषपाल भाई एक चीज बताइए, 12 साल तक आपने यहाँ पर रहे सत्ता में, 11 साल हो रहे हैं शायद, अगर मैं सही हूं तो अब बीजेपी को भी हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं। अब सवाल ये है शिषपाल भाई, ठीक है, सत्ता में आप भी रहे हैं, सत्ता में ये भी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जब थे तब हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, सब कुछ ठीक था, ये आई तो इन्होंने सब काम गड़बड़ कर दिया। ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो सब कुछ ठीक था, वो आए तो सब काम गड़बड़ हो गया। ये दोनों लोग कहते हैं, मतलब कि अभी सब कुछ ठीक है, पहले नहीं ठीक था। आप कहते हैं पहले ठीक था, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। शिषपाल भाई सबसे बड़ी बात ये है, मेरी बात सुन लीजिए शिषपाल भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी ये है कि आप भी जानने 21 से 22 साल हो गए उत्तराखंड को आजाद हुए, मतलब उत्तराखंड राज्य बने, सबने सब कुछ कर दिया, सब आपने भी सब कुछ ठीक कर दिया, इन्होंने भी सब कुछ ठीक कर दिया, तो यहाँ पर रोजगार की तो भरमार होनी चाहिए, यहाँ तो रोजगार ही रोजगार होना चाहिए, पलायन तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन शिषपाल भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको कुछ एक और भी आंकड़ा भी दे दूं, मैं आपको 1 मिनट। 2011 में उत्तराखंड के 134 गांव खाली थे, साल 2018 तक 1734 गांव
खाली हो गए थे। ठीक है, और राज्य में 405 गांव ऐसे थे जहां 10 से भी कम लोग रहते थे। प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक घर वीरान पड़े हैं जहां रहने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी में ही अकेले 300 से अधिक गांव खाली थे। खाली पड़े गांवों को भूतिया गांव कहा जाने लगा। ठीक, यानी कि 1034 आप भी ले लीजिए, 1734 ये भी ले ले। 17 तक आप थे, 17 में आप लोग फिर चले गए, 18 में वो आ गए। कहीं ना कहीं कमियां रह गई। 17 में आई, हाँ 17 में उनकी आ गई, फिर उसके बाद से उन्हीं की हो गई सरकार। मतलब कहीं ना कहीं कमियां रह गई। मेरा कहने का मतलब ये कमियां रह गई। अगर उस कमियों को शायद आप लोग पूरा कर देते तो शायद ये नौबत ना आती, आज लोग बाहर ना जाते, यहीं पर रोजगार मिल जाता, अगर उनके साथ भी सामंजस्य सही हो जाता तो। मनीष जी देखिए, आपकी बात 100% सही है। पहाड़ का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी जो विकास हुआ वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में हुआ, इसमें मैं बेबाकी से स्वीकार करूंगा इस बात को। और इसमें अगर आप आदरणीय एनडी तिवारी जी का शासनकाल जोड़ देंगे तो देहरादून में या पूरे प्रदेश के अंदर आप विकास की जो तस्वीर देखेंगे, आप देहरादून में सिडकुल को ले लीजिए, हरिद्वार में सिडकुल को ले लीजिए, उधम सिंह नगर में सिडकुल को ले लीजिए, जिसने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की नींव रखी और पहाड़ के बेरोजगारों को बड़ी मात्रा में, प्रदेश के बेरोजगारों में रोजगार मिला, उसी शासनकाल में मिला। आप इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों का अगर दौर देखेंगे तो वही दौर था जब प्रदेश में उनकी नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई, जिस बुनियाद पर आज प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप दूसरी सरकार ने क्या काम किया आप बताइए। आप सड़क के मामले में या तमाम मामलों में अगर आप देखिए, अगर आप राजधानी देहरादून में है, मैं यहां पर आपको गिनवाऊं मनीष जी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाइए, इफ्काई यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, ये किसकी देन है। आप अगर इधर एयरपोर्ट रोड पर रायपुर से बढ़ेंगे, खनन निदेशालय, मत्स्य निदेशालय, ये किसकी देन है। आप अगर रायपुर में ही जाएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेजों का 72 आईटीआई खोली प्रदेश में, पॉलिटेक्निक कॉलेजों का जाल खोला, लेकिन ये इस सरकार ने बंद कर दिया। क्यों भैया, इतना द्वेष भावना क्यों है आपकी। ये आईटीआई करेंगे, प्रदेश के नौजवान आगे बढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया की बात करते हैं और ये जो जहां स्किल सीखना बच्चों ने, वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक बंद कर रहे हैं। तो देखिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण प्रदेश के हित के लिए होना चाहिए। आज प्रदेश की स्थिति आपको वास्तविक बताऊं मनीष जी, आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है ये प्रदेश। नहीं है सरकार के पास इतना सामर्थ्य कि जो केंद्रीय अनुदान की योजनाएं हैं 90-10 की, 90% केंद्र का अंशदान मिलता है और 10% राज्य सरकार का, वो 10% राज्य सरकार अपना अंशदान लगाने की स्थिति में नहीं है। आखिर 6 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि प्रदेश का खजाना खाली हो गया। धामी सरकार कितने भी दावे करे, कितने भी सब्ज बाग दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत पर उनको नहीं उतार सकती। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन विपक्ष का आप सकारात्मक रूप से सहयोग लीजिए, सलाह लीजिए। नहीं चला पा रहे, क्या दिक्कत है भाई। अच्छा, ये अगर आदरणीय हरीश रावत जी आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं प्रदेश के हित के लिए, तो आपको राजनीतिक द्वेष भावना से परे हटके लेना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश का अनुदान रोक दिया गया था, उसके बाद भी प्रदेश में विकास नहीं रुका, रोजगार देने का सिलसिला नहीं रुका, तो कुछ तो अनुभव होगा। आप उस अनुभव का लाभ लीजिए। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के बाद ये हो क्यों रहा है, ये आश्चर्य की बात है, ये हम समझ नहीं पा रहे। आपके ब्यूरोक्रेट या तो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके सलाहकार या तो आपको सलाह नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। बड़ा मन दिखाइए, और लोकतंत्र है ये। विपक्ष भी प्रदेश के हित की बात करेगा, बेरोजगारों के हित की बात करेगा। आप भी प्रदेश के हित के लिए चिंतित होंगे। हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री प्रदेश के दुश्मन है,
भाई जनता ने उनको चुना है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है जवाबदेही शिषपाल भाई। भी उनकी है, सवाल भी उन्हीं से किए जाएंगे, घेरा भी उन्हीं को जाएगा। ये लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र में सत्ता से ही सवाल किए जाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। बड़ा मन दिखाइए और मिल बैठ करके बड़ा मन आप लोग भी विपक्ष दिखाए से थे जो सलाह शिषपाल भाई बनता, जब आपकी सहयोग सरकार बनता, वो थी। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लेकिन लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ गई है, 3% बढ़ गई है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में बेरोजगारी दर 3% तो बढ़ गई है, लेकिन पलायन का जो मुद्दा है ना, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी दर को बढ़ा रहा है। शहर की ओर लोग आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं, जिस कारण नौकरी मिल नहीं पा रही है लोगों को। सरकार के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही है। फिलहाल इधर ही अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी गहन चिंतन कर रही है कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए।